नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लॉटरी में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता 2021 में आप ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। जहां साथियों, आप अपना ऑफलाइन फॉर्म सही तरीके से भरकर एक बार में ही अप्रूव करवा सकते हैं। बिल्कुल हम प्रूफ के साथ में दिखाएंगे एक बार में ही अप्रूव कैसे होता है और किस तरह से आपको ये ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। बेरोजगार भत्ता फॉर्म भरने के लिए आपको किसी प्रकार की ईमित्र या फिर अन्य किसी ID की जरूरत नहीं होती। आप अपने खुद की SSO ID से ये फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो साथियों, अगर आपको बेरोजगारी भत्ता लेना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही में कमेंट कर बताएं कि आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आइए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं परिशिष्ट आय यानी कि अनेकजर आय किस तरह से भरना होता है। आय का घोषणा पत्र यानी कि सबसे पहला पेज यही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना चाहिए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ये एक वार्षिक आय घोषणा पत्र दिया गया है। इस आय घोषणा पत्र में सबकी आय आएगी जी, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की आय आएगी। साथ में यहाँ पर 10 रुपये का एक स्टाम्प लगवाना है, यानी कि चाहे तो आप 5-5 रुपये का लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 10 रुपये का एक भी लगा सकते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म भर रहा है उसका नाम, उसके बाद में उसके पिता का नाम, उसका पूरा एड्रेस, उसके बाद में यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता जो फॉर्म भर रहा है उसकी फोटो, और ये फोटो अटेस्टेड होगी गवाहों के माध्यम से। कौन से गवाह होंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद में आपका गाँव, शहर, तहसील, जिला, जन्म दिनांक क्या है, जन्म स्थान क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका लिंग क्या है, महिला पुरुष, वैवाहिक स्थिति, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, उसके बाद में आपकी जाति OBC, उसके बाद में उपजाति जो भी है आपकी, उसके बाद में क्या आप या फिर आपके परिवार के मूल निवासी हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर हाँ कर देना है। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर भी नोटेरी द्वारा एक स्टाम्प लगाई जाएगी आपके फोटो के ठीक नीचे। उसके बाद में 9 नंबर है कि आपका परिवार आयकर दाता है या नहीं है, ये आपको हाँ या ना यहाँ पर पेन से लिखना होता है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर, अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर, अगर आपके 3 नंबर हैं तो 3 नंबर यहाँ पर आपको पेन से लिखने होते हैं। उसके बाद में 13 नंबर पॉइंट है, खास पॉइंट है सबसे ज़्यादा, इसमें ही आपको रिमार्क दिए जाते हैं। यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए, यानी कि क्रम संख्या 7 तक आपको क्या करना है, आपके जो जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का नाम लिखना है। आपके जन आधार कार्ड में चाहे 5 नाम हो, 2 नाम हो, जितने भी नाम है आपके जन आधार कार्ड में उतने ही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में सबकी उम्र लिखना है, जितनी भी उम्र है। उसके बाद में प्रार्थी के साथ में संबंध, यानी कि बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म भर रहा है उसके साथ में इन जो व्यक्ति हैं, ये जो सदस्य हैं, इनका क्या संबंध है आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में व्यवसाय की प्रवृत्ति क्या है, कृषक है, गृहिणी है, छात्र है या फिर बेरोजगार है, क्या है। उसके बाद में वार्षिक आय, यानी कि जो आप वार्षिक आय दिखा रहे हैं वो किन किन की दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको वार्षिक आय लिखनी है। यानी कि आप जितने भी परिवार के सदस्य ऐड करेंगे उसके बाद में उनके सामने उनकी वार्षिक आय लिखना है। जिनकी भी जितनी वार्षिक आय वो आपको यहाँ पर पेन से लिखना है, जिनकी नहीं है आप 0-0 कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर परिवार की कुल वार्षिक आय, यानी कि आपने जितने भी सदस्यों के नाम लिखे हैं उन सभी की टोटल आय कितनी है, परिवार की वार्षिक आय यहाँ पर आपको कुल लिखनी है। उसके बाद में 14 नंबर है, उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र संलग्न है। यानी कि पेज नंबर 2 जो आय घोषणा का पत्र है उसमें गवाहों के साइन करवाने होंगे, वो किस तरह के गवाह होंगे और कहाँ कहाँ से आप सबको साइन करवाने, ये सारी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, जो भी आपकी दिनांक हो या फिर जिस दिनांक को आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में स्थान, उसके बाद में यहाँ से एक नोटेरी के माध्यम से एक बड़ा स्टाम्प लगेगा। यानी कि ये जो आप आय घोषणा पत्र बनवाने जाएंगे नोटेरी के माध्यम से, वहाँ से अटेस्टेड करवाएंगे, उस टाइम आपका इस आय पत्र को रजिस्टर्ड किया जाएगा। यानी कि वो अपने रजिस्टर में एंट्री करेंगे, क्रम संख्या देंगे और ये यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, आपके पिता का नाम, उसके बाद में आपका एड्रेस लिखेंगे और अटेस्टेड किस तारीख को किया गया था, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। उसके बाद में यहाँ पर नोटरी के माध्यम से अटेस्टेड भी किया जाएगा, 2 जगह किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सबसे जो 1 नंबर पेज है ये खास है और इस पर सबसे ज़्यादा अटेस्टेड किए जाते हैं। यानी कि 2 स्टाम्प यहाँ लगेगी, एक बड़ी स्टाम्प है वो यहाँ लगेगी। साथ में यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म भर रहा है उसका हस्ताक्षर। यहाँ पर एक फोटो के नीचे स्टाम्प लगेगा और एक स्टाम्प है वो फोटो के ऊपर लगेगा। साथ ही यहाँ पर जो 10 रुपये के स्टाम्प टिकट चिपकेगा उसमें भी आपको नोटरी से अटेस्टेड होगा और यहाँ पर भी आपको एक नंबर मिलेगा, यानी कि एक कोने में एक नंबर दिया जाएगा, ये आप सभी देख सकते हैं। ये भी वो नोटरी है वो अपने रजिस्टर में एंटर करेगा, यानी कि 117 नंबर पर इसकी एंट्री की गई है। उसके बाद में आता है परिशिष्ट के, यानी कि अनेक्जर के।
उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र, ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 नंबर पेज है बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म, अगर आप ऑफलाइन भर रहे हैं उस टाइम ये आपको सावधानी रखनी होती है। और अब हम बात करने वाले हैं उत्तरदायी गवाह कौन होंगे। 1 नंबर गवाह और 2 नंबर गवाह, यहाँ पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। बिल्कुल ये गवर्नमेंट गजटेड ऑफिसर होने चाहिए, न कि नोटरी के माध्यम से करवाने चाहिए। आपके स्कूल है गांव में, उनके हेडमास्टर के आप करवा सकते हैं, या फिर आपके पड़ोसी गांव में उनके हेडमास्टर के आप करवा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कर्मचारी होना चाहिए। उन्हीं के माध्यम से ये उत्तरदायी गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। तो यहाँ पर जो भी गवाह है उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम, निवासी कहाँ का है, उसके बाद में उसका विभाग कौन सा है, शिक्षा विभाग, उसके बाद में पद क्या है, प्रधानाचार्य है। उसके बाद में यहाँ पर जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है उसकी डिटेल आएगी, प्रार्थी या फिर प्रार्थिया। उसके बाद में उसके पिता का नाम और यहाँ पर पूरा एड्रेस, और इसको भली प्रकार जानता हूँ, पारिवारिक वार्षिक आय है, टोटल आपकी जितनी भी होगी यहाँ पर लिखी जाएगी। और उसके बाद में हस्ताक्षर उत्तरदायी गवाह के हस्ताक्षर होंगे, स्टाम्प लगेगी, उनका नाम लिखा जाएगा, दिनांक लिखी जाएगी और स्थान लिखा जाएगा। यानी कि नाम, दिनांक, स्थान, ये सब कुछ भरना अनिवार्य है। एक भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप एक भी कॉलम खाली छोड़ देते हैं तो आपके फॉर्म में ऑब्जेक्शन आ जाएगा। इसलिए आपको हर बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही सही भरना है। उसके बाद में 2 नंबर गवाह के भी आप हेडमास्टर के हस्ताक्षर करवा सकते हैं। दूसरे हेडमास्टर, एक ही हेडमास्टर के नहीं करवाना है, 2 अलग अलग हेडमास्टर के साइन करवा सकते हैं। उसके बाद में जो भी गवाह यहाँ पर साइन करेगा उसका नाम, पिता का नाम, विभाग क्या है, एड्रेस, उसके बाद में जो ऊपर भरा गया था प्रार्थी का नाम, पिता का नाम और एड्रेस, यहाँ पर टोटल आय है वो लिखनी होती है। उसके बाद में उनके हस्ताक्षर होंगे, डेट लिखी जाएगी और यहाँ पर स्टाम्प लगेगी और उनका नाम और उनका स्थान लिखा जाएगा। और उत्तरदायी गवाह में आप ये रेड कलर के डब्बे में जो देख रहे हैं, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर परिषद सदस्य, संसद सदस्य, इनमें से किसी का भी करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर यह भी दिया गया है कि आपको कौन से और किस गवाह के साइन करवाने होते हैं, कहाँ कहाँ पर करवाने होते हैं। और यहाँ पर जो आप गवाह के हस्ताक्षर करवाएंगे उसी के माध्यम से ये फोटो अटेस्टेड करवानी है। 1 नंबर पेज वाली परिशिष्ट आई की जो फोटो है वो जो आप गवाह के हस्ताक्षर करवाएंगे उसी एक गवाह से आपको फोटो अटेस्टेड करवानी है। उसके बाद में अनेक्जर फर्स्ट है, यहाँ पर जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है उसका नाम, उसके बाद में सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी यहाँ पर नाम है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, एज लिखना है, उसका पूरा एड्रेस, जिला कौन सा है, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है उसका हस्ताक्षर हो गए। यहाँ पर नोटरी के माध्यम से 4 स्टाम्प लगेंगे, आप सभी देख सकते हैं। नोटरी के माध्यम से ये फोटो अटेस्टेड करवाई जाएगी। साथ में ही जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है उनका अपनी फोटो पर क्रॉस सिग्नेचर भी होंगे। तो ये आप ध्यानपूर्वक देख लें, यहाँ पर 4 स्टाम्प लगाई गई है। और अंत में बेरोजगारी भत्ते का ऑफलाइन फॉर्म का 4 नंबर पेज है, प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने संबंधी स्व घोषणा पत्र है। यहाँ पर जो भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, ये घोषणा पत्र का आखिरी फेज है। यानी कि यहाँ पर जो शर्तें और नियम दिए गए हैं उनका आपने पालन किया है और आप इन शर्तों और नियमों को मानते हुए आप पात्र हैं। और उसके बाद में आपके हस्ताक्षर होंगे, नोटरी के माध्यम से 2-3 स्टाम्प लगाकर यहाँ पर अटेस्टेड किया जाएगा, सिग्नेचर किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बेरोजगारी भत्ते का ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को अटेस्टेड करवाने के लिए आपका टोटल जो खर्चा आएगा लगभग 100 रुपये आएगा। तो साथियों इस तरह से आपको ये ऑफलाइन फॉर्म भरना है। अब हम आपको बताते हैं ये फॉर्म अपलोड कहाँ पर होगा। सबसे पहले अपनी SSO ID को लॉगिन कर लें, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट सर्च कर लें, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इस एम्प्लॉयमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एम्प्लॉयमेंट livelihoods.rajasthan.gov की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यानी कि बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म यहीं से अप्लाई किया जाता है। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उसके बाद में नीचे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दिया गया प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। प्रार्थी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए, डिग्रीधारी होना चाहिए। परसेंटेज का कोई लफड़ा नहीं है, कोई कितने भी परसेंटेज हो आप। साथ ही राज्य से अन्य राज्य विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह अगर राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर ये पात्र होंगे और उनके पति का मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। आयु सीमा की हम बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विशेष योग्यजन उनको 35 वर्ष तक दिया गया है। साथ ही ये जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरेगा उनका खुद का रोजगार भी नहीं होना चाहिए या फिर कोई सर्विस में भी नहीं होना चाहिए। साथ में इस अध्ययनरत भी नहीं होना चाहिए, रेगुलर अध्ययनरत नहीं होना चाहिए। और ये बेरोजगारी भत्ता है वो एक परिवार से 2 लोगों को 2 वर्ष तक मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अप्लीकेंट नेम, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिटेल आपके सामने ओपन होगी। इस डिटेल के ठीक नीचे चेक
एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का स्टेटस है वो आ जाएगा, यानी कि आपके फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये इस फॉर्म को एक बार में ही अप्रूव कर दिया गया, यानी कि सबमिट किया गया है ये सिटीज़न के माध्यम से। और यहाँ पर आपको 8 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अनेक्सर आई, इनकम डिक्लेरेशन आई, उसके बाद में इनकम वेरिफिकेशन, उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन, अनेक्सर 1। ये आप सभी देख सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि आप ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, किस तरह से अटेस्टेड करवा सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप सभी देख सकते हैं। ये सिटीज़न के माध्यम से सबमिट किया गया है, यानी कि एक SSO ID के माध्यम से सबमिट किया गया है, न कि ई-मित्र या फिर अन्य कोई कियोस्क के माध्यम से अप्लाई किया गया है। सिंपली SSO ID से अप्लाई किया गया है और एक बार में इसे वेरीफाई कर दिया गया है। और इस फॉर्म को वेरीफाई होने के बाद में अप्रूव होएगा। अप्रूव होने के बाद में बेरोजगारी भत्ता है, यानी कि महिला को 3500 रुपये और पुरुष को 3000 रुपये खाते में आने शुरू हो जाएंगे। और ये 1 अप्रैल 2021 से लगभग जो बचे हुए हैं, यानी कि जिनका फॉर्म वेरीफाई हो गया, उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म का पूरा प्रोसेस देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।